जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स था दैट इज mv² r इज इक्वल टू कितना था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स दैट इज k इंटू Ze²² ऐसा था। यस तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस r से इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं और वी कैन से कि दिस r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा kZe² अपॉन mv²। एक तो ये इक्वेशन हो गया और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, सेकेंड था mvr इज इक्वल टू कितना, तो nh/2 और यहाँ से अपन देख करके कह सकते हैं r इज इक्वल टू nh/2 इंटू mv। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया और दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो वी कैन से कि nh/2 mv इज इक्वल टू हो जाएगा kZe² अपॉन mv²। यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, vc² कैंसिल होगा, तो वी कैन से दिस v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2 kZe² अपॉन में nh हो जाएगा। इस बात में कोई परेशानी है तो बताइए सर। आपने v इज टू 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। हाँ यस सर, ठीक है ना, फिर NH को वापस इधर भेज दिए तो 2 kZe² अपॉन NH हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि अब अगर हम एक काम कर देते हैं, इसको हम डायमेंशनलेस बनाने के लिए एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर ऊपर और नीचे c से मल्टीप्लाई करना होता है। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करना होता है और उसके बाद ये जो हम हाँ 3 × 10⁸। तो यहाँ पर जो ये v इज इक्वल टू है ना, v इज इक्वल टू आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 k E² अपॉन hc इंटू Z/ZC/n ऐसा कुछ लिख सकते हो। है ना, और ये जो पूरा टर्म होता है इस पूरे टर्म को हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं। आप चाहो तो इस वाले c को लेफ्ट में लेके आ जाओ तो यू कैन से v अपॉन c इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म कहलाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा इंटू ये z अपॉन n आ जाएगा। ठीक है ना, और ये अल्फा की वैल्यू होती है 1/137। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस हो जाए, यानी इसका कोई यूनिट नहीं आए। ठीक है ना, अच्छा तो मतलब सर ये कर क्यों गया, तो ये एक कांस्टेंट बन गया। c की वैल्यू जब डाल देते हैं यहाँ पे 3 × 10⁸, h वगैरह की वैल्यू डालते हैं तो ये सारे कांस्टेंट हो जाते हैं और इस कांस्टेंट को हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा का नाम है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या नाम है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ये सीधा सीधा याद रखना है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि v/c इज इक्वल टू अल्फा इंटू Z/n, जहां पर c की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। अगर आपसे जैसे क्वेश्चन, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूं कि फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो कितना होगा ये पता करना है। अच्छा बताइए। तो सर कितना आ जाएगा, z की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, सॉरी 1 मेथड, हाँ 1 ले लेंगे। हाँ ठीक है, और तो v इज इक्वल टू अल्फा इंटू n इंटू c। नहीं तो नहीं, आपको देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द रेशियो बोले टू द इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला तो इसका मतलब क्या हुआ
कि Z भी 1 हो गया और N भी 1 हो गया। N भी 1 हो गया, हाँ, यस। तो आपको बस यही तो पूछा है ना, V by C, तो V by C Z और N की वैल्यू 1 डालोगे तो V by C इज इक्वल टू अल्फा आएगा, एंड अल्फा इज व्हाट, 1 अपॉन अच्छा, 137। नहीं समझे? यस यस। अब यहीं पर हो नहीं समझा सर। सकता है कि वो Z मतलब वो हाइड्रोजन पर ही ना दे, हो सकता है वो सोडियम का दे दे। तो सोडियम का देगा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको 11 डाल देना है। थर्ड ऑर्बिट बोलेगा सपोज, तो थर्ड बोलेगा तो N की वैल्यू 3 डाल देना है। फोर्थ बोलेगा N की वैल्यू 4 डाल देना है, जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलेगा, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, C की वैल्यू को उधर भेज दो, तो शॉर्टकट फॉर्मूला आप ये भी याद रख सकते हो, V इज इक्वल टू 2.16 इंटू होता है 10⁶, 2.16 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाई Z बाई N, ये भी होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। यानी C को उधर भेज करके और अल्फा के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस C को जब इधर भेजते हैं तो C बाई अल्फा या C इंटू अल्फा जब हम करते हैं बेसिकली, तो C इंटू अल्फा मतलब 3 इंटू 10⁸ अपॉन 3 इंटू 10⁸ अपॉन 137 जब हम करते हैं तो हमारा ये कुछ नंबर निकल करके आता है 2.16 इंटू 10⁶। यस आ रही मेरी बात समझ में, मैं क्या कह रहा हूँ? यस। हाँ, कि जब हम C को राइट साइड लेके जाएंगे तो राइट साइड लेके जाएंगे तो इट विल बी C इंटू अल्फा, एंड अल्फा इज 1 अपॉन 137, तो सो इट विल बी 3 इंटू 10⁸ अपॉन 137, एंड दैट इज इक्वल टू आता है 2 इंटू 2.16 इंटू 10⁶। कोई दिक्कत? तो मतलब सर ये बेसिक अल्फा की वैल्यू नहीं, अल्फा की नहीं, ये अल्फा इंटू C की वैल्यू है। C को भी हम उधर भेज देंगे, अल्फा इंटू C की वैल्यू। यस यस यस, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सीधा सीधा वेलोसिटी पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सेकंड आया वेलोसिटी का, ये याद रखना है। पीछे रेडियस का आया था वो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एनर्जी को लेकर के। क्या? एनर्जी। हाँ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट में हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, ठीक है। यस। तो कैसे, देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है, ठीक है ना। यस। तो अगर उसके पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R, ठीक है। तो K को हम लिख देते हैं K, Q1 का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E, क्योंकि यहाँ पर जब भी एनर्जी निकालते हैं ना तो एनर्जी में हम चार्ज का साइन के साथ डालते हैं, ठीक है ना। यस। और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है तो इसको Ze डालेंगे और अपॉन हम क्या कर देंगे, R कर देंगे। तो ये हमारा जो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा -K Ze² अपॉन R आ जाएगा। दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, 12mv², ठीक है। यस। इसको 2 मानिए इक्वेशन। अब देखिए, जब ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था तो मैंने कहा था कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितने के, तो कूलम फोर्स के, यानी कि k इंटू Ze²/r के, है ना। r स्क्वायर था, k Q1 Q2/r² था ऐसा, तो इससे स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो वी कैन से दिस mv² इज इक्वल टू कितना, k Ze²/r के बराबर, ऐसा। यस। और अगर हम 3 को पुट कर देते हैं इन 2, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो वी कैन से कि दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ इंटू mv² की ये वैल्यू ले जाकर के अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, k Ze²/r के बराबर, ऐसा हो जाएगा। यस। तो दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी, ओके। ठीक है। ध्यान से अगर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी सर ये क्या बोलता है, इसका हाफ है।
हाफ है, और साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है। तो वी कैन, Sign opposite. हाँ, वी कैन से कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विथ नेगेटिव साइन, यानी काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव का साइन लगा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, यस, कोई दिक्कत है? नो सर। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा अगर हम इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालना चाहते सर, हैं? अगर हम 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं तो फिर मतलब हाँ, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, उसमें माइनस का बस साइन लगा दो। पोटेंशियल एनर्जी अच्छा, हाँ, बन जाएगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना? हाँ सर, यस सर, ठीक है ना? यस यस। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यस। यानी कि कितना? तो काइनेटिक एनर्जी तो सर हमने लिखा हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ऐसा कुछ आ जाएगा। 40 प्लस 10 होगा और 40 इंटू ये आई बात समझ में? हेलो, टोटल एनर्जी। हाँ, ये बात आई समझ में? यस। आप ये देख करके बताओ कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन दिख रहा है? टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सर ये भी मतलब इंटू 2 टाइम्स है टोटल एनर्जी 2 टाइम है या पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम है? मतलब पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम है, तो यू कैन से बेसिकली कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द टोटल एनर्जी, है ना? हाँ, यस। और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से बस माइनस का फर्क है। तो यानी यू कैन से कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, है ना? यस। ये सारा रिलेशन याद रखना है। इस पर बेस्ड मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना? क्वेश्चन ये है कि इफ टोटल एनर्जी ऑफ electron in second orbit of hydrogen atom is minus 3.4 electron volt, then find its kinetic energy and potential energy। ये क्वेश्चन है, जल्दी बताइए आंसर। यस। सर वो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ, टोटल एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो सर मतलब काइनेटिक एनर्जी तो प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो सर पोटेंशियल एनर्जी माइनस 6.8। हाँ, माइनस 6.8। टोटल एनर्जी का बस 2 गुना होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से कोई एक पता रहेगा तो आप दूसरा पता कर सकते हो, है ना? यस सर। हाँ, तो ये चीज याद रखना है, ठीक? ठीक है। अब देखो, तो हमारा जो टोटल एनर्जी आ गया ना, ये हमारा क्वेश्चन यहां खत्म होता है। टोटल एनर्जी जो आ गया, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? तो माइनस के
जेड ई स्क्वायर बाय कितना आ गया था हमारा, -12 के जेड ई स्क्वायर बाय आर, है ना, हाँ यस सर। इतना आ गया। ठीक है, टोटल एनर्जी को अपन ई ही लिखते हैं, ई लिख लेते हैं, टी कितना लिखते चलेंगे, है ना। तो हम ये एक काम कर सकते हैं, दिस ई इज इक्वल टू -12 के को के रहने देते हैं, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू डाल देते हैं। तो आर की वैल्यू हमारी आई थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, याद है। हाँ यस सर। और ये सारे टर्म को ऊपर लेकर के चले जाते हैं, तो वी कैन से E इज इक्वल टू -12, तो ठीक है सर, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के, पहले से एक था तो ये हो जाएगा एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई दी पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नो सर। तो आप इतना लिख सकते हो, आप चाहो तो इससे इसको काट भी सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई दी पावर 4 अपॉन आपका हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है ना, यस सर। या मत ही काटो, 4 के ही टर्म में रहने दो, समझ रहे ना, ताकि आप जो है ना के वे की वैल्यू को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, समझे। तो के अच्छा, हाँ, तो उसी फॉर्म में रहने दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मत ही काटना उसको 4 को, ताकि वहां से अभी हम जब कांस्टेंट लेंगे ना तो वो थोड़ा आसानी होगा लेने में। ठीक है, तो ये हाफ रहने दो, यहाँ पर 4 रहने दो, इसको मत ही काटो। ठीक। ये हमारा 4 हो गया, यहाँ हाफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। तो ये एनर्जी का इक्वेशन आ गया। ठीक, यस सर। इसमें भी अगेन z और n को छोड़ करके सारे कांस्टेंट है, तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारी एनर्जी आती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यस सर। ये सिंपल सा इक्वेशन याद रखना है कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे कि सपोज मैं आपसे कहता हूं, इसी पर एक छोटा सा पहले क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं इस पर दोबारा वापस आऊंगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी पता करिए। कर सकते हैं? यस सर। करके बताइए जल्दी से। बताइए, जल्दी बताइए। सर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जल्दी कीजिए। हो गया? एक मिनट। इतना बड़ा तो नहीं है यार, क्या कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो कैलकुलेट इसको? सर मतलब
-13.6 into 1/3 का स्क्वायर। हाँ, तो इसको करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? E इज इक्वल टू -13.6, 1 पॉइंट समथिंग आ गया, 1 हाँ, पॉइंट। तो अपॉन 9 करोगे ये आ जाएगा -1 पॉइंट कितना हो जाएगा 46, तो 9 5 द 45 है ना, 1.51 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसमें क्या था? मैं तो कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये टोटल एनर्जी अगर हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फिर? सर काइनेटिक एनर्जी माइनस हट जाएगा। हाँ, तो 1.51। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2.3 हो जाएगी, 3.0। 0 कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसके क्वेश्चन। आइए वापस हम चलते हैं फिर से। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल, वही एनर्जी का जो ये फाइनल इक्वेशन आया था ना, ये वाला, इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करके स्पेक्ट्रल सीरीज का कुछ इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। यस। देखिए क्या है कि बोर्स ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वैसे सिचुएशन में देयर इज ए चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। यस। एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा, तो अगर हम कहते हैं कि सपोज बाहर की ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अंदर की ऑर्बिट में आ रहा है, जैसे कि थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है या थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, यानी बाहर से अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी कम हो रही होगी तब तो अंदर आया होगा ना। हाँ, यस सर। जैसे अभी सपोज कर लो कि अभी गर्मी बहुत है ना, या मान लो अभी ठंड का मौसम आ जाए, तो ठंड का मौसम आएगा तो आप चाहोगे ना कि बाहर से अंदर आ जाने के लिए, घर में आ जाने के लिए बाहर रहना कम पसंद करोगे, है ना। यस सर। क्यों? क्योंकि बाहर रहोगे तो आपकी एनर्जी निकलेगी तो आप अंदर आ जाओगे, ऐसा ही होता है ना। यस सर। तो सेम वही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकलती है, वो लूज करता है जब एनर्जी, तो बाहर की ऑर्बिट से वो अंदर की ऑर्बिट में आ जाता है, ठीक है। जी। तो वो जो एनर्जी उसने लूज किया, दैट एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। यस। तो लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन jumps from n2 to n1 ऑर्बिट। n2 का मतलब कोई एक ऑर्बिट है, सपोज फिफ्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट से वो थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है, तो जहां से जा रहा है उसको n2 बोलेंगे और जिस ऑर्बिट में जा रहा है उसको n1 बोलेंगे, ठीक है ना। तो देन चेंज ऑफ एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू जहां से जंप किया है उसकी एनर्जी, उस ऑर्बिट की एनर्जी माइनस जिस ऑर्बिट में जंप किया है उस ऑर्बिट की एनर्जी हो जाती है, ठीक है ना। यस। जहां ध्यान रखना है कि जो चेंज ऑफ एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू जिस ऑर्बिट से जंप किया है माइनस जिस ऑर्बिट में जंप किया है, ठीक है। ऐसा कह रहा हूं, जिस ऑर्बिट से जंप किया है उस ऑर्बिट में एनर्जी माइनस जिस ऑर्बिट में जंप किया है उस ऑर्बिट में एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा, ठीक। तो इसको अपन कह सकते हैं, ये जो चेंज ऑफ एनर्जी है, तो अकॉर्डिंग टू द बोर्स दिस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu, where h is Planck constant and nu is the frequency, right? यस। दिस विल बी इक्वल टू En2। अब देखो En2 का मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला ये हमने निकाला है ऐसा, यस। समझ रहे हैं ना। 4 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है ना। यस। या फिर ऐसा कर लेना, या इसको 2 से काटोगे ना तो 2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ En2 को मैं लिख सकता हूँ सीधा -13.6 लिख सकते हैं। नहीं, हमें कुछ नया फॉर्मूला लाना है, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा।
तो ये Yes. लिखा जा सकता है -2π² mk² z² e⁴ अपॉन n2² इंटू h², ऐसा। ठीक है, n2 का स्क्वायर हाँ, h स्क्वायर n2 यानी n2 ऑर्बिट Yes. में इतना हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे किसको, तो इसमें से माइनस करेंगे, हाँ, -2π² mk² z² e⁴ अपॉन n1² इंटू h²। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सारे कांस्टेंट को अगर हम बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2π² mk² z² e⁴ अपॉन h² को बाहर कर लेते हैं तो n1 प्लस हो जाएगा और n2 माइनस में रहेगा, तो इसको हम 1 अपॉन n1², क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होगा क्या? अच्छा, बाहर माइनस है तो फिर आपने ऐसे कर दिया। ये n1 प्लस हो जाएगा और n2 माइनस हो जाएगा, है ना? हाँ, समझ गया सर। यस। अब यहाँ पर Z बराबर कितना है, 1 है, हाइड्रोजन एटम के लिए हम कर रहे हैं, तो वी कैन से एच न्यू को क्या लिख सकते हो, पहले तो ये देखो, एच न्यू को आप लिख सकते हो hc/λ, दैट विल बी इक्वल टू, ये पता है ना एच न्यू को hc/λ लिख सकते हैं, हाँ, यस, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है। तो दिस विल बी हो जाएगा 2π² mk² z² e⁴ अपॉन h² इंटू हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ से hc को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 2π² mk² z² e⁴ अपॉन h का क्यूब इंटू c, ये हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2², ऐसा। ठीक है, सर ये h क्यूब कहाँ से होगा? ये वाला h, अच्छा, नीचे आपने h हाँ लगाया। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। अब ये जो पूरा टर्म है ना आपका, ये पूरा टर्म, ये यस, इसको बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। तो ये हमारा आ जाता है 1/λ इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है ना, जहां पर r समझ रहे होगे ना, ये जो है ना ये पूरा r है, और r को बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। r को क्या बोलते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट। और इस r की जो वैल्यू होती है ये होता है 1.09 इंटू 10⁷ पर मीटर, ये याद रखना है। अच्छा, ठीक। 1.09 इंटू 10⁷ पर मीटर। ठीक है, यस, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेन ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूला पर हमें कुछ चीजें समझनी है। ठीक है ना, यस। तो अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करें तो बेसिकली तो मेन 5 है, लेकिन केमिस्ट्री में 6 पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो हमें फिजिक्स में बस 5 ही पढ़ना है। देयर आर 5 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, यानी जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेगा तो वहां से एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा, और फोटोन एक वेव की तरह बिहेव करेगा, तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली एक वेव निकलेगी। ठीक है ना, यस। और उस वेव की सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रल सीरीज, यानी अलग अलग वेव जो हमें मिलेगी तो उन सारी वेव के सीरीज को ही हम स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। ठीक है ना, यस। तो अब देखो इसमें क्या है कि 5 हमारा स्पेक्ट्रल सीरीज है। एक होता है हमारा लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होता है कि व्हेन n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू 2 हो सकता है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन हो सकता है। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, कहां से जाएगा, तो सेकंड से भी जा सकता है, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, कहीं से भी चला जाए, लेकिन जाना उसको कहां है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तब जो हमें वेव का एक सीरीज मिलेगा उसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। ठीक है ना, यस। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अब एक और चीज याद रखना है
कि अगर हमें यहाँ पर ये वेवलेंथ का आपको फॉर्मूला आया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। यस तो अगर आपको कहेगा कि फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या चाहिए उसे, मैक्सिमम चाहिए, यस मैक्सिमम वेवलेंथ, या कह दे फ्रीक्वेंसी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी क्या कर दे, मिनिमम कर दे। तो वेवलेंथ मैक्सिमम या फ्रीक्वेंसी मिनिमम का केस बोले तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जस्ट पड़ोस से जंप करेगा, जस्ट बगल वाली ऑर्बिट से जंप करेगा, ठीक है ना। यस यानी कि लाइमन है तो n1 तो फिक्स है कि 1 होगा, n2 कितना हो जाएगा, अगर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो n2 को कितना कर देना है, जस्ट पड़ोस वाला यानी 2 कर देना है। ठीक है, यानी कि अब अगर हम लाइमन सीरीज का लैम्डा मैक्सिमम निकालते हैं तो 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, एंड दिस विल भी हो जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 को कितना करना है फर्स्ट, तो 1 का स्क्वायर माइनस n2 को कितना करना है जस्ट पड़ोस वाला यानी 2 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 4, तो दिस विल भी हो जाएगा r इंटू 1 माइनस 1/4, दिस विल भी हो जाएगा 3r/4, और अगर ये 1/λ मैक्स आया है तो वी कैन से कि लैम्डा मैक्स बराबर हो जाएगा 4/3r। ये बात आई समझ में। यस और अगर लैम्डा मैक्सिमम आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाला जा सकता है कि इसके केस में जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगा वो हो जाएगा c/λ मैक्सिमम, है ना। हाँ यस न्यू बराबर c/λ होता है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम इज इक्वल टू c/λ मैक्सिमम, तो आप कह सकते हो ये हो जाएगा c/4/3r, जिसको कि आप चाहो तो 3rc/4 लिख सकते हो या 3/4rc लिख सकते हो। यस ये बात आई समझ में आपको। यस अब इसी में देखिए क्या है कि अगर आपको वेवलेंथ मिनिमम चाहिए, वेवलेंथ क्या चाहिए, मिनिमम, एंड फ्रीक्वेंसी जो है आपका मैक्सिमम चाहिए, तो जब भी ऐसा केस रहेगा तो आपको n2 इन्फिनिटी कर देना है। ठीक है, अच्छा जब वेवलेंथ मिनिमम और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो वैसे सिचुएशन में हमें एनर्जी मैक्सिमम चाहिए होता है, और एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी का तो फॉर्मूला असल में h न्यू है, तो अगर हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर से लेके आना पड़ेगा, तो जितना दूर से लेके आएंगे फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, समझे ना। ठीक है, और बहुत दूर का मतलब कितना, इन्फिनिटी, है ना। यस तो लाइमन सीरीज के लिए अगर हम लैम्डा मिनिमम निकालना चाहते हैं तो लाइमन सीरीज के लिए 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू हम लिखेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि n1 तो लाइमन का फिक्स है कि 1 रहेगा, माइनस 1 कितना कर देंगे इन्फिनिटी का स्क्वायर, और 1/∞ तो 0 होता है, हाँ, तो वी कैन से 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू हमारा r आ जाएगा, या कह सकते हैं लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/r आ जाएगा। यस बात आई समझ में। यस और यहां से हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम होगा वो होता है c/λ मिनिमम, तो 1/λ मिनिमम r आया था तो हम इसको c इंटू r कह सकते हैं। यस ये बात आ गई समझ में। यस लाइमन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा बामर सीरीज। क्या आता है, बामर सीरीज। बामर सीरीज में याद रखना है कि n1 बराबर 2 लेना है, यानी इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, और कहां से आ सकता है, 3 से 4 से 5 से एंड सो ऑन। यस कोई दिक्कत नहीं है। नो अगेन इसमें भी अगर लैम्डा हमें मैक्स देखना है
तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए जस्ट पड़ोस से आएगा, मतलब n2 को 3 करना है, और लैम्डा मिनिमम के लिए फ्रीक्वेंसी से आएगा, लेकिन n1 फिक्स रहेगा बामर का कि 2 रहेगा, ठीक है ना। 2 होगा, यस बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। यस। नेक्स्ट आता है इसमें पास चेन सीरीज। पास चेन सीरीज, पास चेन में याद रखना है n1 3 रहेगा, n2 हमारा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, एंड सो ऑन। यस अगेन इसमें भी वही, अगर लैम्डा मैक्स बोलेगा तो n2 को 4 कर देना है, लैम्डा मिनिमम बोलेगा तो n2 को इन्फिनिटी कर देना है, ठीक। ठीक। नेक्स्ट आता है इसमें ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में n1 को 4 करना है और n2 को हमें 5, 6, 7 एंड सो ऑन कर देना है, ठीक है। एक और लास्ट आता है हमारा पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज, इसमें क्या होगा, n1 हमारा 5 हो जाएगा और n2 हमारा 6, 7, 8 एंड सो ऑन हो सकता है, ठीक है। यस। तो फिर यहाँ से जो भी बोलेगा वो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चैप्टर ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया है, बस इसका थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना करके कुछ कुछ चीजें और बता देंगे, कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, बस इतने को याद कर लीजिएगा जितना पढ़ाया है, ठीक है। यस सर। चलो ठीक, आज के लिए इतना ही रहने दो, बाय। ठीक, ओके। ओके।